हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल जार्विस क्लासेस पर स्वागत और अभिनंदन है। हम आज क्लास 12 केमिस्ट्री स्टार्ट करने चल रहे हैं। यह सीरीज हमारी चलती रहेगी। इसमें हम सबसे पहला लेसन विलेन यानी सॉल्यूशन को उठा रहे हैं। ये टोटल एनसीईआरटी डिट्टो सेम एनसीईआरटी को हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे, यानी ना उससे ज्यादा ना उससे कम। ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता होगी तो वहां बताया जाएगा, कम की तो गुंजाइश नहीं, ठीक है ना। तो चलिए देर में करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि पाठ का आपका नाम है, सभी लोग थोड़ा वो जानते होंगे। पाठ का नाम है विलेन। क्या नाम भाई? विलेन। तो विलेन के बारे में आपको सबसे पहली चीज के बारे में पता होना चाहिए कि विलेन कहते किसे हैं, यानी विलेन की आपको परिभाषा क्या पता होना चाहिए, विलेन की परिभाषा की विलेन है क्या। क्या भाई? विलेन। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाकर बनाया गया समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण विलेन कहलाता है। क्या कहलाता है? विलेन कहलाता है। तो विलेन की परिभाषा आपको याद रहनी चाहिए कि दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाकर बनाया गया समांगी मिश्रण विलेन कहलाता है। चलिए भाई, यहाँ पर आप दो बात तो समझ रहे होंगे कि पदार्थ दो है और दो से अधिक, लेकिन यहाँ एक वर्ड आया है, देखिए ध्यान से, समांगी मिश्रण। क्या आया है? समांगी मिश्रण। ये समांगी मिश्रण किसे कहते हैं? तो आप लोग मिश्रण के बारे में जानते हैं कि मिश्रण किसे कहते हैं? नहीं जानते हैं तो ध्यान से देखिएगा कि मिश्रण किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में, यानी अनुपात निश्चित यानी अनिश्चित अनुपात में, यानी किसी भी दो या दो से अधिक पदार्थों को अनिश्चित अनुपात में मिलाने पर जो प्राप्त होता है उस पदार्थ को मिश्रण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिश्रण की सबसे बड़ी खास बात है, इसमें जो अनुपात होगा वो निश्चित नहीं होगा, अनिश्चित। यानी हमेशा नहीं, मतलब जैसे चीनी पानी बोल रहे, हम नापेंगे नहीं कि भैया 10 ग्राम चीनी है, 100 ml पानी है, हमारा मन क्या चाहिए, एक चम्मच चीनी या गिलास पानी, ठीक। इस तरीके से अपनी इच्छा अनुसार मिला सकते हैं, कोई उसमें नाप जोक की आवश्यकता नहीं है। यानी अनुपात क्या होना चाहिए? अनिश्चित होता है, निश्चित की आवश्यकता नहीं, ठीक। तो उसे क्या कहते हैं? मिश्रण। यानी दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाकर बनाया गया अनिश्चित अनुपात में पदार्थ क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। मिश्रण को दो भागों में आप पढ़ते हैं, एक को कहते हैं समांगी मिश्रण, एक को कहते हैं विषमांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस, ठीक। देखिए, होमोजीनियस क्या होता है बोले तो समांगी, लेकिन नाम से पता चल रहा है समांगी यानी अंग समान, जैसे समांगी नहीं होता है, यानी अंग समान का मतलब नहीं, यानी भाई समान का मतलब किसी चीज में अगर किसी चीज को मिलाया जाए वैसा मिले ना कि उसको अलग ना कर सकते हैं। बात समझिएगा। जैसे आप थोड़ा बहुत जानते होंगे कि अगर हम चीनी को पानी में घोल दें तो वो लोग कुछ समय बाद जब चीनी और पानी घुल जाता है तो क्या चीनी को आप अलग देख सकते हैं? नहीं देख सकते। देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि समांगी मिश्रण में जो पदार्थ मिलाए गए उन्हें घटक कहा जाए। क्या कहते हैं उन्हें? घटक। जिनसे मिलकर मिश्रण बना उन्हें क्या कहेंगे? घटक। तो इनमें जो घटक है इनको अलग अलग हम नहीं देख सकते हैं कि चीनी घोलने के बाद तो अलग अलग देख ले, ये चीनी है ये पानी है, छान के अलग हो जाता है, नहीं हो सकता है। ना तो आसानी से उन्हें अलग किया जा सकता है और ना ही उन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, जबकि विषमांगी में ऐसा नहीं है। विषमांगी में आसानी से घटकों को अलग भी कर सकते हैं और आसानी से देख भी सकते हैं। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है कि चूना मिला दीजिए भैया पानी में। चूना कहाँ मिला दीजिए भाई? पानी में। आज से कई साल पहले, कई साल, बहुत साल नहीं, अब तो गांव में, शहर में हर जगह पेंट आ गया है भाई। इससे पहले गांव पता है चूने से पुताई की जाती थी। चूना जानते हैं ना? ढेर सारा चूना लेके आते थे, बल्टी में घोरते थे, उसको फिर मिलाते थे भैया, वैसे धर्मिका होती थी, पुताई होती थी। तब उसमें होता क्या था कि जब तक आपका जो विलयन है वो गति में है, यानी आप अगर उसको कहें कि जब तक वो विलयन है, वो मूवमेंट कर रहा है, तब तक उसमें आप चूने और पानी को अलग नहीं कर सकते। लेकिन जैसे आपने कुछ देर तक रखा, चूना क्या होता है? नीचे बैठ जाता है। जब चूना नीचे बैठ जाएगा तो आप आसानी से चूने और पानी को अलग अलग देख सकते हैं। बोलो, देख सकते हैं कि नहीं? इसी तरीके से और अगर आपको चूने पानी के मिश्रण से कह दीजिए भैया चूना और पानी अलग करके दिखाओ, तो उसमें क्या है, कुछ देर हम रख देंगे,
मल्टी में जिसमें रखा है चूना और पानी, कुछ देर बाद देखेंगे चूना बैठ जाएगा, पानी ऊपर आ जाएगा, उसको धीरे धीरे करके छान लेंगे, पानी अलग चूना अलग। 100% नहीं होगा, फिर भी भाई 70 से 80% तो अलग हो ही जाएगा चूना पानी, है कि नहीं। तो ये होता है विस्मांगी मिश्रण। क्या होता है भाई? विस्मांगी मिश्रण। तो मिश्रण क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों को अनिश्चित अनुपात में मिलाने पर प्राप्त पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। मिश्रण कितने प्रकार का होता है? दो, समांगी और विस्मांगी। समांगी वो जिसमें घटक को अलग अलग नहीं देखा जा सकता है, विस्मांगी वो जिसमें घटक को अलग अलग देख सकते हैं। तो अब आपको पता चला विलयन क्या है, कि दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाकर बनाया गया समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। ठीक। इसके बाद देखिए बात आती है विलयन के घटक की। विलयन के घटक की। अच्छा एक बात यहाँ आप देखिएगा, यहाँ दो या दो से अधिक पदार्थ लिखा है, लिखा भले दिया गया है कि दो या दो से अधिक पदार्थ, लेकिन जो आपका और हमारा जो सिलेबस है एनसीईआरटी सिलेबस, वो केवल दो पदार्थों पर बेस है। मतलब जो विलयन बनेगा उसमें केवल दो पदार्थ मिले होंगे। इसी के आधार पर एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी गई है, द्विअंगी विलयन। त्रिअंगी विलयन भाई? द्विअंगी। द्विअंगी का मतलब दो घटक, त्रिअंगी का मतलब तीन घटक, चतुर्थंगी का मतलब चार घटक। यानी अगर किसी विलयन में दो घटक मिले हैं तो वह द्विअंगी विलयन, अगर किसी में तीन मिले हैं तो वह त्रिअंगी विलयन, अगर किसी में चार मिले हैं तो वह चतुर्थंगी विलयन। लेकिन लेकिन यहां आ जाता है, लेकिन इसलिए आ रहा है, आपकी कक्षा 12 एनसीईआरटी कहती है कि सिर्फ हमें द्विअंगी विलयन पढ़ना। कौन सा विलयन भाई? द्विअंगी। द्विअंगी का मतलब कि हमें केवल विलयन में दो घटक मिलेंगे बस, उससे ज्यादा नहीं मिलना चाहिए। उससे ज्यादा मिलेगा तो आपके सिलेबस से बाहर है और आएगा भी नहीं, इतना जानते हैं। ठीक। तो द्विअंगी विलयन के लिए घटक भी भाई दो ही होंगे। घटक क्या है? जो घोल रहे हैं वही तो घटक है भाई। तो इसलिए विलयन के जो घटक होते हैं, विलयन के दो घटक कहे जाते हैं। यानी घटक दो घटक, दोनों घटकों को आप बहुत ध्यान से समझिएगा। एक घटक को हम कह देते हैं विलेय। क्या कह देते हैं? विलेय। इसे इंग्लिश में बोलते हैं भाई सॉल्यूट। क्या बोलते हैं इस इंग्लिश में? सॉल्यूट, पहला घटक। दूसरा घटक है आपका विलायक। क्या है भाई? विलायक। इसे बोल देते हैं सॉल्वेंट। क्या बोल देते हैं इसे? सॉल्वेंट। देखिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट यानी विलेय और विलायक को पहचानेंगे कैसे हम कि कौन विलेय है और कौन विलायक। तो इसको पहचानने का जो तरीका है, देखिएगा आप नाम में ही, नाम से ही पहचान सकते हैं। थोड़ा पहचान छोटा सा तरीका, ध्यान दीजिएगा। देखिए हम अक्षर देखते हैं, एक अक्षर, दो अक्षर और तीन अक्षर। विलय में कितने अक्षर हैं? तीन। अब विलायक में कितने हैं? एक, दो, तीन और चार। ज्यादा है कि नहीं? अक्षर की मात्रा ज्यादा है और यहाँ अक्षर की मात्रा कम। तो अक्षर हटा के आप वहां घटक कह दीजिए। यानी कहने का मतलब विलयन में जिस घटक की मात्रा, विलयन में क्या भैया? जिस घटक की मात्रा अधिक होती है, जिस घटक की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है विलायक। अब घटक की मात्रा अधिक को कैसे दिखा देंगे? तीर ऊपर की ओर। और कम को कैसे दिखा देंगे? तीर नीचे की ओर। यानी यहाँ क्या होगा? यहाँ विलयन में जिस घटक की मात्रा, जिस घटक की मात्रा क्या होती है? कम होती है, उसे हम क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विलेय। जनरली 90% नहीं 95% केस में आप ये फॉलो हो सकते हैं। ठीक। कुछ कुछ सवालों में ये फॉलो नहीं होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए एक और बात कही जाती है। बात ये कही जाती है कि जो भूलेगा, जो भूलता है, जो क्या होता है? भूलता है, वो विलेय है। और जो घोलता है, जो क्या करता है? घोलता है, वो क्या है? विलयन। इसका मतलब जैसे चीनी है और पानी है, चीनी को आप पानी में घोल रहे हैं तो घुल कौन रहा है? चीनी। तो वहां चीनी विलेय हो गया। तो किसमें घुल रहा है? पानी में। तो वहां पानी क्या हो गया? विलायक। ठीक। जनरली इस बात को आप याद रखिएगा कि वैसे आप यही ध्यान रखेंगे, इसी से आपको काम चल जाएगा कि जिस घटक की मात्रा कम होती है वो विलेय और जिस घटक की मात्रा ज्यादा होती है वो क्या होता है? विलायक। ठीक है ना। तो जैसे अगर आपसे कोई कह दे, जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि 10 ग्राम नमक, 10 ग्राम नमक को 50 ग्राम जल में घोलकर विलयन बनाया गया। विलयन
बनाया गया। इसमें आप विलेय और विलायक बताइए। क्या कह रहा है कि 10 ग्राम नमक को 50 ग्राम जल में घोलकर विलेयन बनाया गया। इसमें आपको बताना है कि कौन हमारा विलेय है और कौन हमारा विलायक। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम केवल मात्रा देखेंगे। क्या देखेंगे भाई? मात्रा। देखो 10 ग्राम कम है कि नहीं, देखो 50 ग्राम ज्यादा है कि नहीं। जब 10 ग्राम कम तो यहाँ नमक क्या हो गया, नमक हो गया विलेय। नमक क्या हो गया, विलेय। और काहे विलेय हो गया, काहे से इसकी मात्रा कितनी है, 10 ग्राम। कितनी है इसकी मात्रा, 10 ग्राम। ऐसे भाई अगर आपसे कह दिया जाए जल क्या है, तो यहाँ जल क्या है, जल है विलायक। जल का है विलायक। और काहे है विलायक, काहे से कि इसकी मात्रा कितनी है, 50 ग्राम। तो विलेय और विलायक आप समझे क्या होता है। विलेय क्या होगा, जिसकी मात्रा कम, और विलायक क्या होगा, जिसकी मात्रा ज्यादा। और पहचानने का तरीका हमने आपको क्या बताया, विलेय में देखो कई अक्षर है, 1 2 और 3, तो कम है। और जबकि विलायक में क्या अक्षर है, 1 2 3 4, इसलिए अक्षर की संख्या से हम याद कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक, याद करने का एक तरीका है। तो सबसे पहले हमने विलयन जाना, विलयन के घटक जाने, ठीक है ना। अब हमें देखिए, अब जो हमारी एनसीईआरटी कहती है, वो एनसीईआरटी कहती है विलयन की सांद्रता के बारे में। किसके बारे में, विलयन की सांद्रता। कि विलयन की सांद्रता को हम याद करेंगे तो उसकी कुछ विधियां हैं, जिसमें से मेनली शायद आपकी एनसीईआरटी में 7 है। कितनी विधियां हैं, 7। और उन्हीं 7 विधियों पर हम सांद्रता को ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देर न करते हम सांद्रता पढ़ते, इतना आप लिख सकते हैं इसको। तो चलिए हम बात कर रहे थे किसकी, सांद्रता की बात बता रहे हैं। तो हमें आगे क्या पढ़ना है, विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां। विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधि। देखिए इसकी कई विधियां हैं, ऐसी बात नहीं कि जो हमने आपको बता दी कि 7 विधि है तो 7 ही आपको याद रखेंगे, भैया नहीं 7 होती, 7 होती है। तो आपको ये बताना चाहते हैं कि 7 नहीं होती, आपके सिलेबस में 7 दिया गया, बाकी बहुत होती है। जैसे आप 11 में पढ़े होंगे, नॉर्मलता पढ़े थे, वो 12th में नहीं है। फॉर्मलता पढ़े थे, वो 12th में नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके सिलेबस में कितनी विधियां दी गई है, तो अगर आपसे भाई कोई कहे कि विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधि, सांद्रता क्या होती है, आप ये जानिएगा कि किसी विलयन में विलय या विलायक की जो मात्रा घोली गई है, उसी को, उसी की जो मात्रा, उसी को हम सांद्रता कहते हैं। चाहे विलय की मात्रा आप समझ लीजिए, विलय समझ लेते हैं, यानी किसी विलयन में जो विलय की मात्रा है वह उसकी क्या कहलाती है, सांद्रता कहलाती है। ठीक, तो सांद्रता को हम व्यक्त करने की जो विधियां हैं, हम पहले विधियां लिख देते हैं, फिर एक एक करके इनको हम क्या करेंगे भाई, पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखिए इसकी जो सांद्रता की विधियां हैं, तो सबसे पहला द्रव्यमान या भार, द्रव्यमान या भार प्रतिशत। देखो द्रव्यमान कहें या भार के, दोनों में अंतर है, आपको पता है, अगर पता है तो कमेंट में बताइएगा द्रव्यमान और भार में अंतर है। ठीक, वैसे जनरली इस लेसन में हम एक ही मान के करेंगे, हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सही हो जाएगा, समझने में थोड़ा आसानी है, ठीक है ना। तो द्रव्यमान और भार को वेट, डब्ल्यू फॉर क्या होता है, वेट, भाई इसको डब्ल्यू बाई डब्ल्यू परसेंटेज भी कहा जाता है, यानी भार प्रतिशत। क्या भैया, भार प्रतिशत। ठीक, दूसरा जो आपकी विधि है वो है आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत। अब आयतन को वॉल्यूम बोलते हैं इंग्लिश में, तो भैया वी बाई वी परसेंटेज। क्या होता है, वी बाई वी परसेंटेज। इसके बाद तीसरा, दोनों को मिला दो, यानी भार को और आयतन को मिला दो, तो क्या हो जाएगा, भार आयतन प्रतिशतता। क्या हो जाएगा, भार आयतन प्रतिशतता। भार को किससे लिखते हैं, डब्ल्यू से, और आयतन को किससे लिखते हैं, वी से, तो डब्ल्यू बाई वी परसेंटेज है। समझे कि नहीं। इसके बाद चौथा जो आपका विधि है, उस विधि का नाम है पीपीएम में सांद्रता। पीपीएम में, अभी पीपीएम का है ना, एटीएम जानते हैं, पीएम जानते हैं, पीपीएम का है। देखो पीपीएम क्या है, पीपीएम का पूरा नाम होता है, पहले पी का मतलब होता है पार्ट्स। पहले पी का मतलब क्या होता है, पार्ट्स।
और दूसर के पी का मतलब क्या होता है प्लस, और जो एम है उसका मतलब होता है मिलियन। क्या होता है भाई? मिलियन। ठीक, तो इसका नाम क्या हो गया? पीपीएम में साधारण मतलब पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है ना? इसके बाद देखिए जो पांचवा है वो आपका दिया गया है मोल अंश। क्या दिया गया है? मोल अंश। चाहे इसी को मोल अंश कहिए या मोल प्रभाज कहिए, या क्या कहिए इसी को? मोल प्रभाज कहिए। इंग्लिश में से मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। छठा जो आपकी विधि है उसका नाम है भैया मोलरता। क्या नाम है उसका? मोलरता, मोलरिटी। उसके बाद जो सातवीं आपकी विधि है उसका नाम है मोललता। क्या नाम है? मोलल। ठीक, तो इस तरीके से कितनी विधियां हैं? 7 विधियां हैं जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? विलयन की सांद्रता को ज्ञात करते हैं। ठीक, या 7 विधि है, पढ़ने में बड़ा टाइम नहीं लगेगा। आप तो ये ना मत सोचिए कि यार 7 है तो बहुत ढेर का है। बहुत ढेर सारा नहीं है, कुछ नहीं है हमने। ठीक, ये सब का है, ये सब तो एकदम छोटा छोटा है। देखिए इसका इसका और इसका यूज होगा इन तीनों में, समझ रहे हैं कि नहीं? यानी द्रव्यमान प्रतिशत, भार प्रतिशत कहिए या आयतन प्रतिशत कहिए या भार आयतन प्रतिशत कहिए, इनका हम यूज करेंगे मोलरता, मोललता और मोल अंश के बड़े बड़े सवालों को सॉल्व करने। ठीक है ना? तो आपको सांद्रता ज्ञात करने की विधियां याद रहेंगी कि नहीं? जो आपके सिलेबस में कितनी विधियां हैं? 7। एक बार बोलिएगा साथ में कौन कौन सा है? पहला द्रव्यमान या भार प्रतिशत, दूसरा क्या है? आयतन प्रतिशत, तीसरा क्या है? दोनों को मिला के यानी भार आयतन प्रतिशत, चौथा क्या है भाई? पीपीएम में से था, और पीपीएम का मतलब पार्ट्स पर मिलियन। ठीक, उसके बाद छठा क्या है? मोल अंश या मोल प्रभाज। उसके बाद छठा बोल दिया, सॉरी छठा नहीं होगा सर, पांचवा होगा। हाँ, पांचवा है मोल अंश या मोल प्रभाज। छठा क्या है हमारा? मोलरता। और सातवां क्या है हमारा? मोलरता। इस तरीके से ये 7 ही क्या है हमारी सांद्रता व्यक्त करने की विधियां हैं। तो इनको चलिए हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं सबसे पहले जो हमारा पहला यानी द्रव्यमान या भार प्रतिशत पढ़ना। ठीक है ना? देखिए तो हम कह रहे थे हम पहले क्या पढ़ेंगे? द्रव्यमान या भार प्रतिशत पढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। पहला हम पढ़ रहे हैं, नाम क्या भैया? द्रव्यमान या भार प्रतिशतता। द्रव्यमान या भार प्रतिशतता, डब्लू बाई डब्लू परसेंटेज। देखो भाई कहता क्या है? द्रव्यमान प्रतिशतता, देखिए विलयन के घटक कितने हैं? दो। कितने घटक है भाई? 2 घटक हैं। तो दोनों की कभी कभी सवाल में कह देगा भाई भार प्रतिशतता निकालिए, और कभी कभी अगर सिर्फ ये बोले विलयन की भार प्रतिशतता निकालिए, तब याद रखिएगा कि हमेशा हम क्या लेंगे? हम ऊपर लेंगे विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान, और बटे लेंगे विलयन का द्रव्यमान। क्या लेंगे भैया? विलयन का द्रव्यमान, और गुणा लगा देंगे कितने से? 100 से। क्यों 100 से लगा रहे हैं? क्योंकि प्रतिशत निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? प्रतिशत। अब आप पढ़े होंगे कि क्या निकालना? प्रतिशत। ठीक, तो भाई भार प्रतिशत का क्या कहता है कि विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे क्या? 100। ये होता है द्रव्यमान या भार प्रतिशतता। अगर इसकी परिभाषा हम कहना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि विलयन में भार की मात्रा में उपस्थित विलेय पदार्थ की प्रतिशत में मात्रा भार प्रतिशतता कहलाता है। ज्यादा खतरनाक तो नहीं लग रहा है? चलिए छोटा करते हैं, इसको सरल करते हैं। हमने क्या बताया? विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की भार प्रतिशत में मात्रा विलयन की भार प्रतिशतता कहलाती है। ठीक, एक बार फिर से करते हैं कि विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की भार प्रतिशत में मात्रा को क्या कहते हैं? विलयन की भार या द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। और सूत्र क्या होता है? विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे में 100। अच्छा एक बात यहाँ बता दें आपको कि जो द्रव्यमान कंसेप्ट है वो हमेशा ग्राम में होगा, यानी विलेय का द्रव्यमान और विलयन का द्रव्यमान दोनों किसमें होना चाहिए? ग्राम में होना चाहिए। चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल समझते हैं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए जैसे आपके सामने एग्जाम्पल लिख दिया जाए, ऐसे लिख दिया जाए कि 20 ग्राम चीनी को
30 ग्राम जल में घोलकर विलयन बनाया गया, विलयन बनाया गया। इस विलयन में उपस्थित विलेय व विलायक की भार प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? कह रहा है कि 20 ग्राम चीनी को 30 ग्राम जल में घोलकर विलयन बनाया गया और इस विलयन में उपस्थित विलेय व विलायक की भार प्रतिशतता। तो पहले हम विलेय और विलायक पहचानेंगे, ध्यान से देखिएगा। 20 ग्राम चीनी और 30 ग्राम पानी यानी जल, तो 20 ग्राम कम है कि नहीं? तो जब 20 ग्राम कम है तो हम कहेंगे कि यहाँ जो चीनी है इसका काम कर रही है विलेय का, इसका काम कर रही भैया विलेय का, और इसका भार कितना दिया गया है? 20 ग्राम। कितना दिया गया है? 20 ग्राम। और विलायक बोले तो जल, जल किसका काम कर रहा है? विलायक का। भैया विलायक का भार दिया गया है, विलायक का भार कितना दिया गया है देख रहे हैं आप? 30 ग्राम। अच्छा विलेय और विलायक है, लेकिन बटे निचवन का होता है विलयन होता है। विलयन की भार दिया ही नहीं है, कैसे निकालेंगे? अभी आपको हम कुछ देर पहले बताए थे कि जो विलयन होता है वो विलेय और विलायक को मिलाकर बनता है कि नहीं? जब विलेय और विलायक को मिलाकर बना है तो जब दोनों के भरवा का दे दिए थे, जो दिया जाएगा तो किसकी मात्रा आ जाएगी भैया? विलयन की, भार में मात्रा आ जाएगी। बात को समझिएगा। यानी यहां से अगर हम निकालें किसका भार? विलयन का भार। किसका भार निकालें? विलयन का भार। तो विलयन का भार दोनों को जोड़ दो यानी 50 ग्राम। कितना हो गया भैया? 50 ग्राम। अब हम देखिए उसने कहा है विलेय का भी निकालना है और विलायक की भार प्रतिशतता दोनों की निकालनी है। तो हम पहले एक की निकालते हैं, पहले विलेय की। इसकी निकालते हैं। तो जब विलेय की भार प्रतिशतता निकालेंगे हम, विलेय की भार प्रतिशतता, तो जब विलेय की भार प्रतिशतता, तो विलेय की जब भार प्रतिशतता निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? विलेय के द्रव्यमान को ऊपर लिखेंगे और विलयन का द्रव्यमान नीचे लिखेंगे। तो विलेय यानी चीनी है, इसका भार कितना दिया गया है? 20। तो भैया जब लिखेंगे ऊपर 20 और नीचे कितना लिखेंगे? विलयन। तो विलयन का कितना आया है? 50 ग्राम। तो बटे क्या कर देंगे? 50 और गुणा का लगा देंगे 100। तो भैया 50 से काट देंगे, 50 दुनाई 100 और 20 दुनाई 40। आंसर क्या आ जाएगा? 40%। कितना आ गया? 40%। यानी विलेय कितना प्रतिशत है इसमें? 40%। और अगर हम विलायक का निकालते, किसका निकालते भाई? विलायक का भार प्रतिशत कैसे निकालते? विलायक का, विलायक की भार प्रतिशतता, भार प्रति, तो विलायक के द्रव्यमान को ऊपर लिखते हैं। विलायक के द्रव्यमान का है 30, तो 30 को लिखो ऊपर और विलयन कितना था? 50, तो 50 को लिखो नीचे, गुणम लगा दो कितना? 100। 50 दुनाई 100 और 30 दुनाई कितना? अब एक अच्छी बात आपको ये पता होनी चाहिए कि जब हमने विलेय का ज्ञात कर लिया 40, तो विलायक अपने आप कितना आएगा? 60 आएगा। पूछो काहे? काहे से कि कुछ भी संसार में कुछ भी है वो प्रतिशत में हमेशा खुद में 100% होती है। कितना प्रतिशत? प्रतिशत में 100 और भिन्न में 1। प्रतिशत में 100 और भिन्न में 1 हमेशा मानी जाती है। और जब एक घटक की मात्रा 40 निकालने, दूसरे के निकालने की आवश्यकता नहीं थी, वो अपने आप 60 ही आता। इतना आपको तो मैथ आता ही है। नहीं आता है तो भैया दिक्कत है, तो पढ़ के आओ, है कि नहीं? तो ये थी भैया द्रव्यमान या भार प्रतिशतता की बात। दूसरा हमारा क्या था? आयतन प्रतिशतता। तो चलिए हम बात करते हैं आयतन प्रतिशतता, ठीक है ना? देखिए हम बात कर रहे थे दूसरी जो हमारी विधि थी सांद्र भेद करने की, उसका क्या नाम था? आयतन प्रतिशतता। आयतन प्रति
आयतन बोले तो वॉल्यूम यानी V बाई V परसेंट। देखिए जैसे द्रव्यमान सेम वैसे डिक्टो सेम है, डिफरेंट क्या है, डिफरेंट ये है कि जहां द्रव्यमान तो वही आयतन का, क्या कर दो भाई वही आयतन, मतलब समझिएगा कि उसके पहले क्या लिखे थे, विलेय का द्रव्यमान लिखे थे, तो यहाँ विलेय का क्या लिख दो, आयतन लिख दो, और बटे क्या कर दो भैया, विलयन का आयतन कर दो। किसका आयतन कर दो, विलयन का आयतन, गुणा में का लगा दो 100। लेकिन एक बात और, यहाँ जो आयतन लेंगे वो ml में लेंगे, किसमें लेंगे आयतन हम, ml में। आयतन किस में होना चाहिए, ml में होना चाहिए, ठीक। तो ये है आयतन प्रतिशतता। अब आयतन प्रतिशतता की मात्रा क्या कहती है, देखिए जैसे परिभाषा बात करते हैं हम, परिभाषा स्वयं बनाने की प्रयास करिएगा, बनाने का प्रयास करिएगा ठीक है ना। तो देखिए कहता क्या है कि किसी विलयन में, किसी विलयन में विलेय की आयतन प्रतिशत में मात्रा उस विलयन की आयतन प्रतिशतता कहलाती है। किसी विलयन में विलेय की आयतन प्रतिशत में मात्रा उस विलयन की आयतन प्रतिशतता कहलाती है, यानी विलेय का आयतन बटी विलयन का आयतन गुणा में 100, और कितने हो आयतन, ml में हो। चलिए इसको भी हम एक एग्जाम्पल समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। हम कहते हैं कि 10 ml NaOH, NaOH का नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। 10 ml NaOH को 30 ml 10 ml NaOH को 30 ml जल में घोल कर विलयन बनाया गया, विलयन बनाया गया। प्राप्त इस विलयन की आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। प्राप्त विलयन की आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो चलिए ज्ञात करते हैं। बोला है 10 ml NaOH को 30 ml जल में घोलकर विलयन बनाया जाता है और इस विलयन की आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो देखिए कुछ नहीं करना है, पहले हम विलेय और विलायक पहचानेंगे। तो भैया 10 ml NaOH कम है तो विलेय, 30 ml जल ज्यादा है तो विलायक, यानी यहाँ विलेय का आयतन कितना है, विलेय बोले तो NaOH का आयतन कितना है, आयतन 10 ml, कितना है आयतन 10 ml। अब भैया यहाँ पर जो है क्या विलायक कौन है, विलायक है अपना यहाँ भैया जल, जल बोले तो H2O का आयतन कितना दिया है, आयतन दिया है 30 ml, कितना दिया है 30। अब देखिए लेकिन सूत्र में विलायक तो होता नहीं है, विलय होता है, और क्या होता है भाई, विलय होता है और क्या होता है, विलयन होता है। तो विलय विलायक है, विलयन नहीं है, तो क्या करेंगे हम दोनों को जोड़ देंगे, विजय पीछे किए थे। तो विलय और विलायक को जोड़ेंगे तो कहा आ जाएगा विलयन, क्योंकि नीचे किसका आयतन देखना है, विलयन। तो विलयन का जब आयतन हम देखेंगे, विलयन का जो आयतन होगा दोनों को जोड़ के 30 और 10 40 आगे विलयन का आयतन हम निकालते हैं, आयतन प्रतिशतता यानी विलयन की, इसके निकालते भैया विलयन की आयतन यानी V बाई V परसेंट, विलय का आयतन ऊपर, विलय का आयतन कितना है 10, तो लिखो भैया 10, और नीचे किसका लिखेंगे विलयन, तो विलयन का आयतन कितना है 40, तो 40 को कहेंगे कहाँ नीचे, गुणम का लगा देंगे और काटेंगे भाई, देखिए 4 0 से 0 कटा, 2 दुनाई 4 और 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 5 का 5 में गुणा तो कितना देगा 25, कितना हो जाएगा 25%, यानी इस विलयन की जो आयतन प्रतिशतता है वो कितना है 25%। ठीक, इस तरीके से हमने आयतन प्रतिशतता को समझा। ठीक, तीसरा हम समझते हैं भार आयतन प्रतिशतता, आप इसको नोट कर सकते हैं तो नोट कर लीजिएगा। चलिए हम तीसरा समझते हैं क्या है। अच्छा एक बात और समझने से पहले एक बात आप बताइएगा कि आयतन किसे कहते हैं और भार किसे कहते हैं। भार जानते हैं, नहीं जानते तो ध्यान सुनिएगा कि भार किसे कहते हैं। देखिए पृथ्वी किसी वस्तु को
जिस बल से अपनी ओर आकर्षित करती है उसे उस वस्तु का भार, क्या कहते हैं उसे, भार। और द्रव्यमान आप कमेंट करिएगा, द्रव्यमान ही बताइए, ठीक है ना। और आयतन क्या है, एक बार भार फिर से सुनिएगा कि पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर जिस बल से क्या कर रही है, आकर्षित कर रही है। जैसे जैसे ये पृथ्वी है, गोला है पृथ्वी, ठीक, हम लोग पृथ्वी के कहा ऊपर ऐसे चिपके हुए हैं, ठीक, ऐसे ऊपर क्या हुआ, चिपके हुए हैं। तो पृथ्वी जिस फोर्स से अपनी ओर क्या करे, किसी वस्तु को आकर्षित कर रही है, उसका क्या होता है, भार होता है, ठीक। और आयतन क्या होता है, आयतन, आयतन होता है कि कोई वस्तु जितना जगह छिका रही है, यानी अगर उसको किताबी भाषा में बोले, कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे उस वस्तु का आयतन, समझिए। जैसे जैसे ये जो मार्कर है, ये अगर इस बोर्ड पर रख दिया जाए तो देखो इसने इतना स्थान घेरा है कि नहीं, इतना स्थान, तो ये जितना स्थान घेर रही है ये इसका क्या है, आयतन है, इसका क्या है, आयतन, ठीक। तो भार और आयतन आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए अगला हमारी जो तीसरी विधि थी उसका क्या नाम था भैया, भार आयतन प्रतिशत। तो चलिए उसको हम याद करते हैं। और हाँ, यह वीडियो भाई चलती रहेगी, आपका सपोर्ट चाहिए बस, लगातार आपको इसके पार्ट वाइज हम पूरा लेसन कंप्लीट कराएंगे एक सीक्वेंस में, ठीक है। बस थोड़ा पेशेंस बनाए रखिए और सपोर्ट कीजिएगा। देखिए जो तीसरी हमारी विधि है उसका क्या नाम था, हम पहले लिख चुके थे, भार आयतन प्रतिशतता। भार आयतन प्रतिशतता, भार बोले तो भाई W, आयतन बोले तो भाई V, और प्रतिशतता बोले तो परसेंटेज, यानी W/V%। अब इसमें क्या है कि भार भी है और आयतन भी है, तो डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आप याद रखिएगा कि यहां पर हम करेंगे क्या, कि जो भार है, भार, हाँ, तो भार है वहां पर क्या होगा, विलेय का भार ऊपर हो जाएगा, विलेय का भार ऊपर, और बटे देखिए आयतन दिया है, क्या दिया है, आयतन दिया है, तो जो विलयन का आयतन होगा वो विलयन का आयतन हो जाएगा भैया बटे में, विलयन का आयतन बटे में, तो गुण क्या लगा देंगे हम, 100। चलिए लगा दिए सब। भार हम याद करेंगे ग्राम में, और जो आयतन के आयतन किसमें याद करेंगे, ml में, बस कुछ नहीं है, ठीक। तो इसको भी हम एक एग्जाम्पल समझते हैं, सूत्र आप याद रखिएगा, भार प्रतिशतता क्या होती है, विलेय का भार बटे विलयन का आयतन गुणे में 100। भार किसमें, ग्राम में, आयतन किसमें, ml में, ठीक है ना। चलिए इसको एक सवाल समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। हम दे देते हैं भाई कि 20 ग्राम NaCl को 200 ml जल में, या फिर ऐसा कह सकते हैं 20 ग्राम NaCl को जल में घोल कर 200 ml का विलयन, 200 ml का विलयन बनाया जाता है, इस विलयन की भार आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या बोला हमने कि 20 ग्राम NaCl को जल में घोलकर 200 ml का विलयन बनाया जाता है, इस विलयन की भार आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 20 ग्राम है, क्या ग्राम, 20 ग्राम, इसी को तो घोल रहे हैं, जल में घोल रहे हैं, तो जब ये घुल रहा है तो ये क्या होगा, विलेय, ये क्या होगा यहाँ, विलेय, यानी विलेय क्या है, NaCl, इसका जो भार दिया गया है, कितना दिया गया है, 20, कितना दिया गया है, 20 ग्राम, जबकि विलयन जो बन रहा है उस विलयन का आयतन कितना दिया है, 200 ml, कितना दिया है, 200 ml। तो हम लिख लेंगे का विलयन का आयतन, वो कितना दिया गया है, 200 ml। निकालना क्या है, भार आयतन प्रतिशतता, भार आयतन प्रतिशतता याद करना है, तो लगा देंगे भैया सूत्र। अब भार आयतन बोले तो W/V परसेंटेज, भार आयतन प्रतिशतता, विलेय का भार ऊपर, और विलेय क्या है देखो NaCl, और भार मात्रा कितनी है, 20 ग्राम, तो ऊपर लिख देंगे 20, और विलयन का आयतन कितना है, 200, तो नीचे लिख देंगे 200
और गुणे क्या लगा देंगे 100। देखो भाई क्या करेंगे, जीरो जीरो से ई जीरो से ई जीरो कटा। अब 2 से केवल 20 का काटना है, तो 2 दहा 20, डब्ल्यू बाई वी परसेंटेज कितना आ जाएगा भैया 10%। बोलो हाँ, समझे कि नहीं। तो इस तरीके से हम भार आयतन प्रतिशतता को ज्ञात करते हैं। आपने यहाँ सवाल देखा, तो इस तरीके से देखिए हमने भार पढ़ा, भार प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता और भार आयतन प्रतिशत तीनों को पढ़ा। लेकिन आपको एक बात बताएं, ये सब सवाल पेपर में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, ये सब सवाल आता होता नहीं है। लेकिन ये पढ़ाया क्यों गया, क्यों सिलेबस में है, इसलिए है क्योंकि इनका हम यूज करेंगे बड़े बड़े सवालों को लगाने के लिए। ठीक, जो मोलरता मोललता मोल अंश के जो सवाल आएंगे उन सवालों को लगाने में इनका यूज होगा। अब कैसे यूज होगा उसके लिए हम आपको एक तरीका लिख के दे देते हैं, उसको याद रखिएगा, हमेशा आपको काम देगा। इसको नोट करना तो नोट में ही मिटा, ठीक है ना। देखिए जरूरी नहीं है कि जो आप पढ़ रहे हैं हर चीज एग्जाम में आए, लेकिन जैसे आपने एबीसीडी पढ़ा तो उसका यूज करके हमने अंग्रेजी में नाम लिखा, सेंटेंस बनाया, किताब इंग्लिश में हम पढ़ना सीखे, उसी तरीके से इन छोटी छोटी चीजों को पढ़ के हम बड़ी चीजों को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। ठीक है, अब इनका जो यूज है सवाल में कहता है, सवाल में ध्यान सुनना, सवाल में कोई चीज भार प्रतिशतता में बात करेगा, यह सवाल में दे देगा डब्ल्यू बाई डब्ल्यू प्रतिशत। ठीक, सवाल में दे देगा वी बाई वी परसेंटेज। ठीक, सवाल में देगा डब्ल्यू बाई वी परसेंट। ठीक, कोई मात्रा लिखी होगी, जैसे कह दे देगा कि किसी विलयन में 10% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू प्रतिशत NaCl घुला है, ये कह देगा। ठीक, इसको कह देगा कि किसी विलयन में मान लो इसको 20 मान लो, 20% NaOH V बाई वी यानी आयतन प्रतिशत के अनुसार घुला है। ठीक, भार आयतन में क्या कह देगा 30 मान लो, 10 20 है इसको 30 मान लो, 30% KCl है ना, 30% KCl डब्ल्यू बाई वी प्रतिशत की दर से किसी विलयन में घुला है। इस विलयन की मोलरता मोलता मोल अंश ज्ञात, कुछ भी ज्ञात करिए, कहेगा जो सवाल में उसको आगे देखेंगे। अब सुनिए, जब सवाल में ऐसा कह दे तो हमेशा हम सवाल में क्या करेंगे, मानेंगे। क्या करेंगे हम भाई, माना। क्या करेंगे, माना। यहां भी मानेंगे। अब ध्यान समझना, जो भी चीज हम मानेंगे हमेशा विलयन की मानेंगे। किसकी मानेंगे भाई, विलयन के बारे में मानेंगे। जैसे नीचे डब्लू है, डब्लू तो यहां देखिए प्रतिशत में है, तो हम मानेंगे कि माना विलयन का भार। क्या मानेंगे, विलयन का भार हमेशा 100 ग्राम। क्या मानेंगे, 100 ग्राम। ग्राम में इसलिए नाप रहे हैं मेरे भाइयों क्योंकि ये डब्ल्यू बाई डब्ल्यू प्रतिशत, इसलिए हमने इसको किसमें माना है, भार में माना है। ठीक, दूसरी चीज देखिए आयतन में थी, किसमें थी, आयतन में थी, तो हम मानेंगे कि माना विलयन का आयतन, विलयन का आयतन कितना मानेंगे हम 100 ml। क्या मानेंगे 100 ml। ठीक, इसी तरीके से तो यहाँ अब सुनो, यहाँ भैया डब्ल्यू है, यहाँ भी दोनों है भार आयतन, तो क्या मानेंगे। अब सुनिएगा ध्यान से, हमेशा हम जो नीचे वाली चीजें इसको बेस मान के मानते हैं, यानी यहाँ नीचे क्या है भी, अभी मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब आयतन, तो यहां हम जो मानेंगे विलयन का आयतन ही मानेंगे कि माना विलयन का आयतन कितना है 100 ml। समझे। तो भैया इस तरीके से जब बड़े सवालों में मान प्रतिशत में दिया रहेगा इस तरीके से, तो उसमें सबसे पहले इसके सवाल लगाने से भी पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे, अगर डब्ल्यू बाई डब्ल्यू प्रतिशत में मान दिया गया है तो भार मानेंगे विलयन का 100 ग्राम, अगर बी बाई वी प्रतिशत में दिया है तो विलयन का आयतन मानेंगे 100 ml। इसी तरीके से अगर डब्ल्यू बाई वी प्रतिशत में दिया है तो हम मानेंगे विलयन का आयतन कितना 100 ml। और एक बात याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप नोट करिएगा क्योंकि बड़े सवालों में इसका यूज जरूर है। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा। इसके आगे की जो बात है, जो बाकी चारों बचे हैं उनको हम कल पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको एक चीज बता के भेजते हैं, और आपको पता होगी, जहां तक है हमें पूरा विश्वास है, पता है ना। चलिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मोल की संख्या, इसके बात कर रहे हैं मोलों की संख्या। अब आप ये मत सोचिएगा यार ये तो पाठ में है नहीं तो है, हम समझ रहे हैं, अगर ये नहीं समझ रहे पूरा पाठ बेकार है आपके लिए, आप कुछ नहीं समझे, समझ लीजिए। ठीक,
क्योंकि आगे के जितने भी सवाल हैं, चाहे वो पार्ट पर मिलियन में हो सांता, चाहे वो मोलरता हो, चाहे मोललता हो, चाहे मोल अंश हो, उसमें बिना मोल के सवाल आप कर ही नहीं सकते। लेकिन हाँ, मोलरता और मोललता को बिना मोल के भी कर सकते हैं, उसका भी तरीका उसको हम आगे सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए मोल की संख्या को कहते क्या है। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा मूल राशियां, क्या पढ़ेंगे फिजिक्स में? मूल राशियां। और मूल राशियों में आप लोगों ने पढ़ा होगा 7 मूल राशियां, 7 मूल मात्रक है। उन्हीं में से एक मूल राशि आपने मेरे भाइयों पढ़ा था पदार्थ की मात्रा। बोलो हाँ, पढ़े थे ना? पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की जो मात्रा का मात्रक होता है वो मोल होता है। क्या होता है? मोल होता है। तो ये एक मोल राशि का मूल मात्रक है, मोल की संख्या यानी मोल। ठीक, तो मोल की संख्या की परिभाषा क्या कहती है, आप ध्यान रखिएगा कि किसी पदार्थ की वह मात्रा, किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें 6.022 गुणे 10⁻23 परमाणु उपस्थित होते हैं, उपस्थित हो एक मोल कहलाती। ठीक, तो क्या बोला कि किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें 6.022 10⁻23 परमाणु प्रेजेंट हो यानी उपस्थित हो। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा कि 6.022 गुणे 1023 परमाणु उपस्थित होते हैं, उसी को हमने क्या नाम दिया? उसी को हम बोलते हैं मोल की संख्या यानी एक मोल। ठीक, अब एक बात याद रखिएगा कि मोल की जो संख्या हम ज्ञात करेंगे, मोल की संख्या ज्ञात करने का जो सूत्र है वो मोल बराबर होता है जिस पदार्थ का मोल निकालेंगे उस पदार्थ का भार बटे उस पदार्थ का अणुभार। क्या भैया? अणुभार। अभी ये किताबों में जानते किस तरीके से लिखा? किताबों में भार को द्रव्यमान लिखा गया है और अणुभार को मोल द्रव्यमान लिखा गया है। बात एक ही है, थोड़ा आपको समझने में आसानी होगी, इसलिए इसको इस तरीके से लिखा जाता है, मोल बराबर भार बटे अणुभार। अब मोल को लिखते हैं एन से, स्मॉल एन से, तो इसको अगर हम सूत्र में लिखेंगे तो स्मॉल एन, और भार को लिख देंगे डब्ल्यू से, और भार को लिख देंगे एम से। तो यहाँ आपको याद रखना है कि मोल बराबर क्या हो जाएगा? डब्ल्यू अपॉन एम, एन बराबर डब्ल्यू अपॉन एम। ठीक है, अब देखिए हम इससे आपको, ये तो आप ऐसे थोड़ा बहुत समझे हैं, लेकिन इसको डिटेल में समझने के लिए आपको हम एक क्वेश्चन बताते हैं, तब इसको आप ज्यादा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना? देखिए हमारे पास एक कोई क्वेश्चन है, हम लिखते हैं कि 5.85 ग्राम NaCl में NaCl के मोल की संख्या ज्ञात की, मोल की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए भार तो सवाल में दिया रहेगा, लेकिन यह जरूरी नहीं कि अणुभार हर जगह दिया रहे। तो अणुभार नहीं दिया है तो अणुभार आपको निकालना ना चाहिए, और आप लोग कक्षा 9 विज्ञान रसायन विज्ञान में आप लोगों ने उभार निकालना पढ़ा होगा। उभार निकालते कैसे हैं देखिए, जैसे अगर हमारे पास कोई हमको कह दे कि भैया NaOH का निकालिए, किसका निकालिए भाई? जैसे आपके सामने ऐसे लिखा हो NaOH, कोई कह दे NaOH का क्या निकालो? अणुभार। क्या निकालो? अणुभार। तो अणुभार निकालने का जो तरीका होता है, जितने परमाणु हैं उन सभी परमाणुओं के परमाणु भारों को जोड़ दीजिए। क्या कर दीजिए? उन सभी परमाणुओं के परमाणु भारों को जोड़ दीजिए, यानी इसमें कितने परमाणु हैं, यानी अणुभार क्या होगा? Na+O और +H, और सबका क्या लिखेंगे हम? परमाणु भार। क्या लिखेंगे? परमाणु भार। यानी सोडियम का परमाणु भार होता है 23, ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, और जब जोड़ देंगे 23 1 24 और 24 6 30 और 30 10 40, तो कितना आ जाएगा अणुभार? 40। यानी सभी के हम क्या करेंगे? परमाणु भार को जोड़ देंगे। तो देखिए सवाल में अगर हमें, तो सवाल में एक बात दी गई थी कि ग्राम में जो मात्रा दी है वो भार है, यानी भार का मान दिया है। तो भैया NaCl का जो भार है वो कितना दिया है? NaCl का भार, और भार बोले तो W दिया है 5.85 ग्राम दिया है ना भाई। हम निकालेंगे NaCl का अणुभार। क्या निकालेंगे? NaCl का अणुभार। अणुभार बोले तो M। अब देखो इसमें दो परमाणु, कितने परमाणु? दो, एक सोडियम एक Cl है ना, यानी सोडियम बोले तो Na
और Cl बोले तो Cl। अब दोनों का क्या लिखेंगे हम, परमाणु भार। अब देखिए सोडियम का परमाणु भार होता है 23 और क्लोरीन का होता है 35.5। अब सुनिए, थोड़ा रुकिए, डरने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम में अगर आपकी किस्मत सही है तो भैया परमाणु भार ब्रैकेट में दिया रहेगा, और अगर किस्मत सही नहीं है तो याद करना पड़ेगा। और आपने कहावत सुनी होगी कि बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो बारिश आने से पहले छतरी खरीद के रखे रहे। इसका मतलब छाता नहीं खरीदेगा, इसका मतलब ये है कि आप जितना आवश्यकता है आपको उतने परमाणुओं के परमाणु भारों को याद कर लीजिए, सबसे बढ़िया। काहे भरोसे बैठो भैया, आप भरोसे नहीं रहना है, कुछ करिए। समझ रहे हैं कि नहीं? तो जरूरी नहीं कि एग्जाम में ये चीज दी हुई, ये चीज आप याद रखिए। अभी हम आपको बता देंगे, कुछ याद रखिएगा। तो देखिए 23 को 35.5 से जब जोड़ेंगे तो 58.5 आ जाएगा। ठीक, ये आगे अनुभाग। अब निकालना क्या था हमें, मोल। भैया NaCl के मोल, NaCl के मोल की संख्या, मोल की संख्या बोले तो n बराबर होता है W/m। तो देखो n, W का मान क्या है NaCl के लिए 5.85, लिख देंगे भैया 5.85 अपॉन m कितना है, देखिए 58.5। कितना है, 58.5। देखिए आपको बात बताएं कि केमिस्ट्री में कैलकुलेशन बहुत तगड़े तगड़े हैं। ठीक, ये तो कुछ भी नहीं, तो छोटी चीज है। फिजिक्स से भी तगड़ा कैलकुलेशन होगा केमिस्ट्री में, इसलिए कैलकुलेशन अगर आपको आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो आपको पढ़ने की आवश्यकता है और पढ़िए। ठीक है, देखिए यहाँ दशमलव के बाद कितना अंक है, 2। यहाँ दशमलव का कितना अंक है, 1। तो क्या कर देंगे, 2 हो जाए, 0 लगाएंगे तो 2। अब देखिए ये दशमलव से ये दशमलव कैंसिल हो गया। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि 585 अपॉन 585 मल्टीप्लाई 0 को बगल कर दो 10 के रूप में। किसके रूप में, 10 के रूप में। अब 585 से 585 एक बार में कटा तो बचा क्या कि ऊपर 1 बचा, नीचे 10। जब 10 से 1 होगा 1 0, तो एक अंक के बाद दशमलव 0.1 मोल। समझे कि नहीं? तो भैया यहां से क्या हो गया, NaCl का जो मोल आया 505 ग्राम कितने, 0.1। इस तरीके से हमने मोल की संख्या को पढ़ा। ठीक है, हमने आपको कहा कि कुछ हम परमाणु बता देते हैं, उनके आप परमाणु भार याद रखिएगा। इसको नोट कर लीजिए तो हम बताते हैं। तो चलिए देखिएगा, हम आपको कुछ परमाणु के परमाणु भार याद करा देते हैं। जैसे उसमें आपको याद करना, हाइड्रोजन का परमाणु भार है, क्लोरीन का परमाणु भार 35.5, सोडियम का परमाणु भार याद रखिएगा 23, पोटेशियम के याद रखिएगा 39, कैल्शियम के याद रखिएगा 40, ऑक्सीजन का याद रखिएगा 16, कार्बन का याद रखिएगा 12, सल्फर का याद रखिएगा 32। अब देखिए इनसे भी ज्यादा है ऐसी बात नहीं। हाँ, नाइट्रोजन लिखना भूल गए, नाइट्रोजन का होता है 14। ठीक, इससे भी ज्यादा परमाणु भार है, लेकिन आप वही याद रखिए जिनका इस लेसन में ज्यादा से ज्यादा यूज होगा। और आप मेरी बात याद रखिएगा, इनसे कुछ 1-2 तक तो इधर उधर होंगे, बस उन्हीं का याद होगा। Cu है, कॉपर का परमाणु भार होता है 53, इनका सबसे ज्यादा यूज होता है। और बाकी जो यूज होंगे वो आगे मिलेंगे तो हम आपको बताते रहेंगे। तो इनको नोट कर लीजिएगा और याद करके आइएगा कल के लिए। तो चलिए, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।